नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत वर्मा आप सबका अपने पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा है कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। आज उसको बहुत ही आराम से हम डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे जो है डिटेल्स जो है आगे समझेंगे कि कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं प्रोजेक्ट में। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। दोस्तों, कॉस्ट मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, कॉस्ट को मैनेज क्यों किया जाता है प्रोजेक्ट में। बेसिकली कॉस्ट को मैनेज किया जाता है ताकि कॉस्ट जो है वो बजट से ऊपर ना निकल जाए। एक हमें जो है बजट एस्टिमेट करना पड़ता है कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए। और वो बजट होता है जैसे कि कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं वो हमने हायर करने हैं, और कौन कौन से रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, जिनके ऊपर जो है जो पर्टिकुलर कॉस्टिंग हमें जो है इवेल्युएट करनी होती है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज की कॉस्ट पता करनी होती है हमें कॉस्ट मैनेजमेंट में। और जो भी डिफरेंट इसके अलावा जो भी कॉस्ट होती हैं, डिफरेंट टाइप की कॉस्ट होती हैं प्रोजेक्ट में, वो सारी हमें यहाँ पे पता करनी पड़ती हैं। और पता करने के बाद उनका जो है एक मिला के जो है बजट हमें तैयार करना पड़ता है। और फिर वो बजट हमें हेल्प करता है कॉस्टिंग को कंट्रोल करने में, ताकि उस बजट से ऊपर हमारा कॉस्टिंग ना जा सके और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली फिनिश भी हो जाए और अंडर बजट हो, ओवर बजट ना हो कुछ भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, कॉस्ट मैनेजमेंट में हम कैसे चलेंगे आगे। अ, हम जो है एक कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे। फिर हम जो है उसमें एस्टिमेट करेंगे कॉस्ट, जैसे हमने जो हमारा स्केड्यूल वाला जो लेक्चर था उसमें हमने पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जो है हर एक्टिविटी की एस्टिमेट करी थी। उसी तरीके से यहाँ पे हम हर एक्टिविटी की कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट कॉस्ट, फिर एस्टिमेट कॉस्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक बजट डिटरमिन होगा, बजट पता चलेगा हमें ओवरऑल। और उसके बाद जो है जब बजट हमारे पास होगा, फिर प्रोसेस के दौरान हमें कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल करनी है, तो उसका एक प्रोसेस होगा। दोस्तों, एजाइल की बात करें तो एजाइल प्रोजेक्ट में जो है स्कोप इनिशियली क्लियर नहीं होता है और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। और जो है हमारा जो स्कोप और स्केड्यूल है, स्कोप और टाइम है जो वो चेंज होता रहता है एक्टिविटीज़ का। उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है ताकि वो कॉस्ट से ओवरऑल कॉस्ट से ऊपर ना जाए, जो हमारी प्रेडिक्टेड कॉस्ट है उससे ऊपर ना जाए, और बजट जो है उससे ऊपर ना जाए। तो दोस्तों, लाइट वेट एस्टिमेशन मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसको हम क्विक एस्टिमेशन भी बोलते हैं। क्विक एस्टिमेशन फॉर कॉस्ट, जब ज़रूरत होती है तब कॉस्ट कैलकुलेशन अराइज होती है और हम जो है कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं। एजाइल में हम उन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं जिनमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और वेरिएंस है। उसको जो है कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स के अंडर उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। लाइट वेट एस्टिमेशन जो है वो सॉल्यूशन है, एजाइल प्रोसेस है अगर हमारा। दोस्तों, कुछ टर्म्स जो हैं, कुछ डेफिनेशंस जो हैं कॉस्ट मैनेजमेंट में, उनको जान लेते हैं। सो जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, उसकी कॉस्टिंग जो होती है वो क्या होती है, उसको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बोलते हैं। और वो होती है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसा यूज़ होता है, प्लस उसको मेंटेन करने के लिए जो पैसा यूज़ होता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ, प्रोडक्ट की लाइफ के दौरान। इन दोनों का टोटल जो होता है वो होता है हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट होती है और ओवरऑल मेंटेनेंस के लिए जो कॉस्ट होती है। फिर हमारा वैल्यू का एनालिसिस होता है। वैल्यू का एनालिसिस करने का मतलब है कि सेम काम के लिए जो है लीस्ट कॉस्ट या कम से कम कॉस्ट में हम कैसे सेम काम को कराएं। तो इसमें हम जो है, जो हमारा स्कोप होता है, स्कोप ऑफ वर्क होता है, उसके साथ हम या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो हमें रिक्वायरमेंट हमारी सेम रहेंगी।
स्कोप हमारा सेम रहेगा, लेकिन कैसे वो हमें जो है कॉस्ट में जो है हमें कमी ला सकते हैं, कम कॉस्ट में कैसे उस काम को करवा सकते हैं। फिर हमारा आता है कॉस्ट रिस्क। सो कॉस्ट से रिलेटेड रिस्क्स जो होते हैं, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर कॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इन प्रोक्योरमेंट्स एटसेट्रा कुड गो हायर देन प्लान। तो कॉस्ट रिस्क क्या होता है कि जो कॉस्ट है हमारी, वो प्रोक्योरमेंट्स जैसे बाहर की जो एजेंसीज हैं उनसे अगर सर्विस लेते हैं, तो उस दौरान जो है ऐसी सिचुएशन ना डेवलप हो जाए कि कॉस्ट कुड गो हायर, तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट रिस्क। सो दोस्तों, अब आ गया हमारा जो मेन प्रोसेस था, हाउ टू प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान इसका आउटपुट होगा, और इसका बेसिकली मतलब है कि हम कैसे कॉस्ट को जो है प्रोजेक्ट के दौरान मैनेज करेंगे और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। सो दोस्तों, मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। बेसिकली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमने जो काम करवाना है उसके लिए रिसोर्सेज हमने लीज़ पे लेने हैं, या हम जो है परचेज़ कर लेंगे रिसोर्सेज। जैसे कि अगर मान लो मशीन बनानी है, कोई कंस्ट्रक्शन मशीन बनानी है कोई, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज लीज़ पे लें या उनको ख़रीद लें, हायर कर लें। सो उसके अलावा जो है, जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस हम खुद करें या डेब्ट या लोन ले लें उसके लिए। और कॉस्टिंग में, कॉस्ट मैनेजमेंट में ये भी होता है कि क्या एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ करें ये दोनों डिसीजंस लेने के लिए। तो ये दोनों डिसीजन ऐसे ही नहीं लिए जाते। तो या तो ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस लिए जाते हैं या बेस्ड ऑन एनालिटिकल टेक्निक जो हम आगे पढ़ेंगे। सो एनालिटिकल टेक्निक्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली यूज़ होती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, कि हम प्रोजेक्ट की फंडिंग कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स के एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू है, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, पे बैक पीरियड है। सो ये हम इंटीग्रेशन मैनेजमेंट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आ गया है कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, जो कि एक आउटपुट होगा मैनेज कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का। इसमें हम देखते हैं थ्रेशहोल्ड्स, कंट्रोल थ्रेशहोल्ड्स के बारे में देखते हैं कि कॉस्ट के जो थ्रेशहोल्ड्स हैं वो क्या हैं, जिसके बियॉन्ड अगर कॉस्ट चली जाए तो क्या वो मीन्स लिमिट्स हैं, जिसके बियॉन्ड अगर हमारा खर्चा चला जाता है तो हमें परेशानी हो सकती है। वो बाउंड्रीज़ क्या हैं वो पता लगता है कंट्रोल थ्रेशहोल्ड से। फिर हमारे फंडिंग डिसीजन की हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसे फंड होगा। गाइडलाइंस होती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट बेस लाइन। दोस्तों, कॉस्ट बेस लाइन बनाने की जो गाइडलाइंस हैं वो हमें जो है यहाँ बनानी पड़ती हैं। फिर जो रूल्स होते हैं कि कॉस्ट की परफॉर्मेंस, वो रूल्स बनाने पड़ते हैं। हाउ टू मेज़र कॉस्ट परफॉर्मेंस कैसे मेज़र करेंगे कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो एक पर्टिकुलर कॉस्ट जो हमने डिसाइड करी थी उसी में हो रही है। ये कैसे मेज़र करेंगे। फिर लेवल ऑफ एक्यूरेसी और एक्सेप्टेबल रेंज रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर एक्टिविटीज़। क्या रेंज ऑफ एक्यूरेसी होगी, मतलब क्या रेंज होगी जो कि एक्सेप्टेबल होगी कॉस्ट एस्टिमेट्स के लिए। उसके बाद जो है हमारा लेवल ऑफ प्रिसीजन मींस राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन करेंगे तो कैसे करेंगे, वेदर कॉस्ट एस्टिमेट्स विल बी राउंडेड अप और डाउन। राउंड अप करेंगे या राउंड डाउन करेंगे। मींस अगर राउंड अप का मतलब है, मींस अगर कॉस्ट है हमारी 95 रुपीज़ तो उसको 100 कर देंगे। या राउंडेड डाउन का मतलब है अगर कॉस्ट है 105 रुपये तो उसको राउंड 100 रुपये कर देंगे। और उसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें इंफॉर्मेशन बनानी पड़ती है कि हम कैसे मैनेज करेंगे आगे के जो प्रोसेस है, एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन का, फिर डिटरमाइनिंग बजट का, और उसके बाद कॉस्ट को कंट्रोल करने का, इनको कैसे मैनेज करेंगे।
सो दोस्तों एक एक करके जो है सारी चीज़ें समझेंगे। अगर अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो आगे डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ें, और हमें आई होप वी कैन अंडरस्टैंड इट दम इजीली। सो दोस्तों इसमें देखेंगे कि हमारी एस्टिमेट कॉस्ट प्रोसेस में हम देखेंगे कि हमारा जो हर एक एक्टिविटी है उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है वो एस्टिमेट करेंगे, और उससे हमें मिल जाएगा ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट लगेगा वो हमें मिल जाएगा उससे। सो बेसिकली कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ओवरऑल प्रोजेक्ट वो फाइंड आउट करते हैं हम एस्टिमेट में, और उसमें भी हम देखते हैं कि किस किस चीज़ की कॉस्ट होगी, डिटेल में देखते हैं। सो दोस्तों इंडिविजुअल कॉस्ट क्या हो सकती हैं, जैसे कि रिसोर्सेज की कॉस्ट जो हम हायर कर रहे हैं, फिर क्वालिटी की कॉस्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करने की कॉस्ट, क्वालिटी टेस्टिंग की कॉस्ट, कॉस्ट रिस्क अगर आते हैं कोई उसकी उसके लिए कॉस्टिंग, उसके लिए बफर्स, फिर सैलरीज देनी है वो सारा उसकी कॉस्टिंग, सप्लाईज जो भी हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट सच एज रेंट, जो रेंट देना है हमें वो भी ऑफिस का रेंट हो गया, या किसी कोई चीज़ मटेरियल रिसोर्स के लिए रेंट देना है। सो वो सारी चीज़ें जो है मिलाकर हमारा जो एक सारी कॉस्ट को मिलाकर जो है इंडिविजुअल कॉस्ट को मिलाकर जो है हमारा एक सिंगल बजट बनेगा। सो दोस्तों एस्टिमेशन कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान। सो हमारा जो कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान है वो चाहिए हमें। फिर हमने स्कोप बेसलाइन बनाई थी पिछले उसमें सीखा था स्कोप बेसलाइन कैसे बनती है। फिर प्रोजेक्ट का स्केड्यूल हमारे पास होना चाहिए, तभी कॉस्टिंग पता चलेगी कि हर एक्टिविटी कितने ड्यूरेशन के लिए करवानी है। ठीक है, ओवरऑल ड्यूरेशन होती है प्रोजेक्ट की, जिससे कॉस्टिंग का पता चलता है, खर्चे का पता चलता है। फिर हमारा जो रिस्क क्या क्या है, रिस्क रजिस्टर चाहिए। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, वो चाहिए होगा। आगे हम अगले लेक्चर्स में सीखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज प्लान मैनेजमेंट प्लान बनाना। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो कंसिडर करने पड़ेंगे कि क्या क्या है। जैसे कि मान लो नेचुरल कैलिमिटी हो गई, कुछ हो गया, तो उसको भी बजट में होना चाहिए, कॉस्टिंग में होना चाहिए। उसके बाद अलावा हमारे जो एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल के प्रोसेस एसेट्स हैं, वो भी इनपुट की तरह यूज़ होते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। सो दोस्तों आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा हमें एक एक्टिविटी की लिस्ट विद कॉस्ट एस्टिमेट्स। सो हर एक्टिविटी की कॉस्ट एस्टिमेट और वो कैसे निकाली है, उसके बेसिस क्या हैं, हाउ एस्टिमेट्स वर अचीव्ड वो होगा, और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में अपडेट्स होंगे। सो ये सारे आउटपुट होंगे हमारे कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसेस के। सो दोस्तों टाइप ऑफ कॉस्ट क्या होती हैं, किस कौन कौन से खर्चे होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट होती है जो चेंज होती रहती हैं, जैसे कि अगर काम बढ़ गया तो कॉस्ट चेंज हो जाएगी, अगर काम घट गया तो कॉस्ट फिर से चेंज हो जाएगी। सो डिपेंड्स ऑन द वर्क, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो वो चेंज हो सकती है। हमने मटेरियल कुछ और ले लिया, सस्ता मटेरियल ले लिया, तो फिर कॉस्ट चेंज हो जाएगी। महंगे मटेरियल पे काम करवाना है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर सैलरीज होती हैं, वेजेस होती हैं, वो भी डिपेंड्स ऑन वर्क, कितना लाइक काम करता है बंदा। ठीक है, और उसके बाद सप्लाईज जो होती है उसकी कॉस्ट होती है। फिर होती है हमारी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो होती है वो जो चेंज नहीं होती है, जो खर्चे चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि रेंट है तो वो परमानेंट सेम रेंट जाएगा, चाहे प्रोडक्शन हमारी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वी हैव टू पे द सेम रेंट। उसके बाद हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं जो कि डायरेक्टली प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि सैलरीज देना, रिसोर्सेज की सैलरीज देना, फिर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट देना, ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट कर देना, प्रोजेक्ट के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्टिंग होती है, जैसे कि मान लो जहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है जिस ऑफिस में, वहाँ की क्लीनिंग सर्विसेज के पैसे देना, वहाँ की बाकी सर्विसेज मेंटेनेंस के पैसे देना, तो वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट नहीं है, वो कॉस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, बट वो इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल सकते हैं हम उनको। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा कि कॉस्टिंग कितने प्रकार की हो सकती है। तो हमने देखा कि डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है, फिक्स हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। अब हम देखेंगे कि कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं।
सबसे पहली टेक्निक हम यूज़ करते हैं टॉप डाउन अप्रोच वाली, जिसको बोलते हैं एनालॉगस एस्टिमेटिंग या एनालॉगस एस्टिमेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो एक्सपीरियंस बेसिस पे और जो पास्ट हमारे प्रोजेक्ट्स थे उनका हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे जो है कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं। जिसका मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट हो, क्योंकि इसमें हम प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसमें जो है हम एक्चुअल कॉस्ट नहीं निकाल रहे हैं, इसमें हम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस से जो है पास्ट प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं कॉस्टिंग को और उससे निकाल रहे हैं। तो इट में बी लेस एक्यूरेट, क्योंकि इसमें जो है दे हम जो है प्रोजेक्ट डिफरेंसेस अकाउंट में नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जल्दी हो जाता है, ये क्विक हो जाता है और कॉस्ट लेसर, क्योंकि दूसरे बाकी जो एस्टिमेटिंग टेक्निक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसका अलग से एक एक्सपेंस भी होता है। इसका इसको ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये हमारे जो अभी वाला जो प्रोजेक्ट है उसके डायनामिक्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, पास्ट प्रोजेक्ट्स के डायनामिक्स को यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट जो टेक्निक है कॉस्ट या खर्चा एस्टिमेशन की, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें जो है बेसिकली हम जो हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है, उसको कंसिडर करते हैं अलॉन्ग विद द वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स होते हैं उनको भी कंसिडर करते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, मतलब मार्केट में रेट चल रहा है कि एक कमरा बनाने के लिए जो है इतना टाइम लगेगा, या एक कमरा बनाने के लिए इतनी कॉस्ट लगेगी, इतना खर्चा आएगा। तो वो चीज़ कंसिडर करते हैं हम। या वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो एक वेब पेज बनाने में इतना टाइम आएगा, या इतना टाइम लगेगा, या इतनी कॉस्ट लगेगी, या एक कमरा। सो इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं, टाइम पर वेब पेज या कॉस्ट पर वेब पेज जो है, उसको अकाउंट में लेते हैं। सो दोस्तों, पैरा इसको कहते हैं पैरामीट्रिक एस्टिमेशन, पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग। इसमें जो है हम वेरिएबल्स से के बीच में जो रिलेशनशिप है, एक एक्टिविटी के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उसके बेसिस पे हम कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं। तो अगला हमारा आ जाता है थ्री पॉइंट एस्टिमेशन। थ्री पॉइंट एस्टिमेशन जिसमें थ्री पॉइंट होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कॉस्ट हो गई, पेसिमिस्टिक कॉस्ट हो गई और मोस्ट लाइकली कॉस्ट हो गई। ऑप्टिमिस्टिक मतलब एक पॉजिटिव सिनारियो, आइडियल केस सिनेरियो। पेसिमिस्टिक मतलब एक वर्स्ट केस सिनेरियो में कॉस्ट। और मोस्ट लाइकली जो केस है हमारा, उसमें जो है उस सिनेरियो में जो हमारी कॉस्ट, इन सब पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है, तो इसको थ्री पॉइंट एस्टिमेटिंग बोल देते हैं। और इसमें जो कंसिडर किया जाता है वो किया जाता है कि रिस्क कितना है प्रोजेक्ट पे, अनसर्टेनिटीज कितनी आने वाली हैं। सो कॉस्ट को एक फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम थ्री पॉइंट्स, पेस्टिमिस्टिक सिनारियो, फिर मोस्ट लाइकली सिनारियो और हमारा जो ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो जो है, उनको तीनों को लेते हैं और डिवाइडेड बाय थ्री कर देते हैं। इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज या ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला टू कैलकुलेट थ्री पॉइंट एस्टिमेशन। इसमें हम जो है इक्वल वेटेज दे रहे हैं पेसिमिस्टिक सिनारियो को, मोस्ट लाइकली सिनारियो को और ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो को, वेटेड एवरेज। सो इसमें जो है वेटेड एवरेज में जो है वो PERT वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें जो है मोस्ट लाइकली जो सिनारियो होता है उसको फोर टाइम्स कर देते हैं। फार्मूला बन जाता है वेटेड एवरेज का, पेसिमिस्टिक आपका पेसिमिस्टिक पॉइंट या पेसिमिस्टिक सिनारियो प्लस फोर टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली सिनारियो प्लस ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय सिक्स कर देंगे, क्योंकि इस टाइम हमने फोर टाइम्स जो है मोस्ट लाइकली सिनारियो लिया है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज मोस्ट लाइकली को दी है। और इसमें जो है रिस्क मैनेजमेंट को अकाउंट में लेते हैं, क्योंकि इससे अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, क्योंकि हमने जो है मोस्ट वेटेज वाले को जो है सॉरी मोस्ट लाइकली वाले को जो है सबसे ज़्यादा वेटेज दी है। सबसे ज़्यादा लाइकली जो कॉस्ट है, सबसे ज़्यादा लाइकली जो कॉस्ट है उसको जो है हमने कंसिडर किया है। फिर हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे हमने पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाय सिक्स। सो स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, अमाउंट ऑफ
वेरिएशन वेरिएशन कितना हुआ है एक्टिविटी का अपनी मीन वैल्यू से, तो वो P-O/6 ही होता है। सो अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया है, रिस्क क्या आएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, वो प्लान हमारे पास पहले ही है, तो फिर अनसर्टेनिटी वाली कोई बात नहीं रह जाती। मतलब हमें पता है कि क्या होने वाला है, फिर रिस्क आने वाला है, हमें उसके लिए पहले से प्लान बना रखा है, तो हमें पता है कि अनसर्टेन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास पहले से ही जो है रिजर्व्स अवेलेबल होंगे रिस्क को हैंडल करने के लिए। सो जो हमारा वेटेड एवरेज और PERT वाला जो फॉर्मूला था, उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट को कंसिडर करते हैं, ताकि हमारी जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाए। जहाँ आपने रिस्क मैनेजमेंट को कंसिडर किया वहाँ पे आपकी अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। क्योंकि अब हमने कैसे रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे अकाउंट में लिया, हमने जो है मोस्ट लाइकली सिनारियो को, जो मोस्ट लाइकली सिनारियो है, मोस्ट लाइकली एस्टिमेट है, सॉरी, मोस्ट लाइकली एस्टिमेट जो है उसको वेटेज सबसे ज़्यादा दी है। सो मोस्ट लाइकली एस्टिमेट्स का मतलब एक्चुअल में हो गया कि जो सबसे ज़्यादा संभावना वाला एस्टिमेट है वो तभी मिलेगा जब हम रिस्क मैनेजमेंट को कंसिडर करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की कॉस्ट को भी कंसिडर करेंगे। तो जो हमने एनालॉगस एस्टिमेट किया था बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा और एक्सपर्ट जजमेंट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पुराने प्रोजेक्ट से जो हमने एस्टिमेशन किया था, उसका उल्टा अब हम बात करेंगे, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है और जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है, और जिसको जो टीम मेंबर्स हैं, प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स हैं, वो एस्टिमेट लगाते हैं। ये होता है एक्टिविटी बेस्ड एस्टिमेशन। सो जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बेसिस पे जो है एस्टिमेट निकाला जाता है, और उसको जो है उस एक्टिविटी बेस्ड एस्टिमेट को जो है टोटल किया जाता है ओवरऑल प्रोजेक्ट एस्टिमेट को निकालने के लिए। सिंस द टीम हैज़ क्रिएटेड द एस्टिमेट, तो क्योंकि टीम ने एस्टिमेट क्रिएट किए हैं, तो अब वो कुछ आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो बेसिकली दे हैव टू एक्सेप्ट द ओवरऑल बजट। लेकिन वही है कि टाइम ज़्यादा लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगेगा इसमें। सो दोस्तों, अगला टॉपिक है रिजर्व एनालिसिस। तो रिजर्व एनालिसिस की बात करें तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, कंटिजेंसी और मैनेजमेंट रिजर्व्स होते हैं। और कंटिजेंसी जो है वो जो है अपना क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं कॉस्ट की, तो जो है कॉस्ट में जो है कंटिजेंसी रिजर्व्स होते हैं। सो दोस्तों, हम देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी में रिस्क है, और उन रिस्क को हैंडल करने के लिए जो है कितना कॉस्ट लगेगी, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो अभी कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं, तो जो हमारा जो कॉस्ट बेसलाइन है उसमें ऐड करेंगे वो वाली रिजर्व्स जो इन रिस्क को हैंडल करने के लिए यूज़ होगी। तो सबसे पहले कंटिजेंसी रिजर्व्स है, जिसकी पावर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है, और बेसिकली उन रिस्क को हैंडल करने के लिए होता है जो आइडेंटिफाइड होते हैं और अभी आए नहीं हैं। पता नहीं होता हमें कि कौन से रिस्क हैं, लेकिन ये पता है कि वो आएंगे। और मैनेजमेंट रिजर्व्स जो बेसिकली होती है वो आउट ऑफ कॉस्ट बेसलाइन होती है। तो वो अनफोर्सिन रिस्क्स के लिए होती है, जिन रिस्क्स का जो रिस्क अननोन्स हैं, मतलब हमें बिल्कुल नहीं पता उनके बारे में, और क्या रिस्क है वो ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता कि वो आएंगे, और ये भी नहीं पता कि क्या रिस्क है वो, अननोन अननोन्स। और वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में होता है उनको हैंडल करना। लेकिन दे आर इन द मैनेजमेंट कंट्रोल एंड आर नॉट इंक्लूडेड। सो कॉस्ट बेस लाइन में नहीं आते हैं वो, बट दे आर द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बजट। प्रोजेक्ट बजट में मैनेजमेंट रिजर्व्स आते हैं। और फिर रिजर्व एनालिसिस जो प्रोसेस है हमारा, वो यूज़ होता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब है मैनेजिंग कंटिजेंसी एंड मैनेजमेंट रिजर्व्स। जो भी हमारा पैसा है, कंटिजेंसी पैसा है और मैनेजमेंट रिजर्व का जो पैसा है, उसकी कॉस्ट को भी कंट्रोल करने के लिए जो है रिजर्व एनालिसिस हम यूज़ करते हैं। हमारे पास कितने रिजर्व बचे हैं। तो रिजर्व एनालिसिस करने से फ़ायदा क्या है? रिजर्व एनालिसिस है तो कॉस्ट कैसे कंट्रोल होती है।
अगर हम रिजर्व एनालिसिस करते हैं तो जैसी एक एक्टिविटी है जिसमें कोई रिस्क आने वाला था वो रिस्क नहीं आया, तो उसके लिए जो रिजर्व्स है वो हमारी कॉस्ट बच जाती है, सेव हो जाती है। तो इस तरह से कॉस्ट सेविंग में, कॉस्ट कंट्रोल में जो बहुत हेल्प मिलता है। सो दोस्तों, अगर रिस्क प्लानिंग ठीक से नहीं करी है तो हो सकता है कि हमें मैनेजमेंट रिजर्व्स की भी ज़रूरत पड़े अनआइडेंटिफाइड रिस्क्स को हैंडल करने के लिए। सो दोस्तों, एक्यूरेसी मैटर करती है हमारे बजट एस्टिमेट की। सो तीन तरीके हो सकते हैं बजट एस्टिमेट करने के, या तो शुरू में कर लिया जाए, या जो हमारा प्लानिंग फेस है उसमें कर लिया जाए, जब हम अपना जो बजट है वो बनाते हैं, या फिर प्रोजेक्ट के दौरान कर लिया जाए, जो कि ज़्यादातर हम एजाइल में करते हैं। सो सबसे पहले जो है, सो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर स्टेटिंग द एक्यूरेसी ऑफ देयर एस्टिमेट्स। और हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं ये पता लगाने की हमारे एस्टिमेट कितने एक्यूरेट हैं। तो जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं, शुरू में तो नहीं पता चलता, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे एस्टिमेट कितने एक्यूरेट हैं। और हम जो है रियलिस्टिक एस्टिमेट्स बना सकते हैं जैसे जैसे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं। तीन तरह के रेंजेस होती हैं एस्टिमेट्स की: रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट और डेफिनेटिव एस्टिमेट। सो दोस्तों, रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो रेंज है, वो यूज़ होती है जब हम इनिशिएटिंग फेस में हैं, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग, जब इनिशिएट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, यानी कि स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सो वो रेंज होती है -25% से लेके 75% तक। एक्चुअल वैल्यू जो है उससे या तो -25% नीचे, या +75%। तो ये रेंज ज़्यादा लग रही है। ऐसे ही बजट एस्टिमेट होता है, बजट एस्टिमेशन। बजट एस्टिमेट जो है इज मेड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। ये एस्टिमेट जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग में के दौरान बनाया जाता है, जो कि मिडल ऑफ प्रोजेक्ट में होती है, इस मिडल या स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट में होती है प्लानिंग। सो इसमें जो है रेंज होती है -10% से लेके 25% तक एक्यूरेसी कह सकते हैं हम, फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। फिर हमारा डेफिनेटिव एस्टिमेट होता है, जो कि होता है एक्चुअल वैल्यू से +-10%, एंड ऑल्सो -5 to 10% फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। दो तरह की रेंज होती है, या तो -10% से लेके +10% तक, या -5% से लेके +10% तक। सो ये जैसे जैसे प्रोग्रेस हमारा प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करता है, उस दौरान जो है डेफिनेटिव एस्टीमेट हम बनाते हैं। सो ये तीनों क्या थे? ये तीनों थे बेसिकली स्टैंडर्ड्स, एक्यूरेसी जो है उसको स्टेट करने के, एक्यूरेसी पता लगाने के जो है एस्टीमेट थे। तो दोस्तों, बजट में जो है सारे फंड्स होते हैं जो अप्रूव हो चुके हैं और हैं ऑथराइज किए जा चुके हैं प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए। और कॉस्ट बेसलाइन जो होता है वो कब बनती है? वो एक अप्रूव्ड बजट भी बोल सकते हैं उसको, टाइम फेस प्रोजेक्ट का अप्रूव्ड बजट, जिसमें जो है हमने इस कॉस्ट बेसलाइन में हमने मैनेजमेंट रिजर्व्स नहीं रखे हैं। और इसका बेनिफिट है कि ये हमें जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है बेसिकली हेल्प करता है मॉनिटर और कंट्रोल करने में प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस। मतलब जो वर्क हो रहा है वो ओवर बजट ना चला जाए, या अंडर बजट ना चला जाए, सो बैलेंस रहे। सो हम यहाँ पे बजट डिटरमाइन कर रहे हैं यूजिंग इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ जो एक्टिविटीज़ होते हैं, और जो लोअर लेवल की हमारी वर्क पैकेजेस होते हैं। सो दोनों की जो भी, मतलब इन वर्क पैकेजेस का जो भी कॉस्ट है टू वो यूज़ होती है, ऐड उसको ऐड किया जाता है ताकि हमारी कॉस्ट बेसलाइन डेवलप हो सके और बजट, ओवरऑल बजट डेवलप हो सके। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम डेटरमाइन बजट प्रोसेस। बजट डिटरमाइन करने का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में टाइम फेस फंडिंग होती है, जिसका मतलब होता है कि किस पर्टिकुलर टाइम में कितनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी प्रोजेक्ट के दौरान। सो जो भी कॉस्ट रहेगी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, वो इसमें जो है हम डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन बजट प्रोसेस के दौरान।
with respect to the time at which funding will be required. Now is the time to learn about cost baseline. Cost baseline के बारे में जानेंगे अब, जो कि वो पोर्शन होता है हमारे बजट का या कॉस्ट का, ओवरऑल बजट का, जो कि जिस पे प्रोजेक्ट मैनेजर का कंट्रोल होता है। सो इसमें हमारे कंटेंजेंसी रिजर्व्स भी आ जाते हैं, और हमारे जो वर्क पैकेजेस और एक्टिविटीज़ के ऊपर जो भी कॉस्ट लगती है वो भी आ जाती है। और जो मैनेजमेंट रिजर्व्स हैं वो कॉस्ट बेसलाइन में नहीं आते, और मैनेजमेंट रिजर्व्स जो है वो फाइनल बजट में ऐड होते हैं, जब पूरा प्रोजेक्ट का बजट बनता है उसमें ऐड होते हैं। तो अब देखते हैं ज़रा, एक टावर डायग्राम है हमारे सामने, जिसमें हमें पता चलेगा कि हम कैसे कैसे जो है रोल अप करेंगे कॉस्ट एस्टिमेशन को, ताकि हमारा जो फाइनल कॉस्ट बजट है, प्रोजेक्ट बजट है, वो बन जाए। सो हम सबसे पहले, हमारी आती है एक्टिविटी एस्टिमेट्स। सो एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, ताकि हमारे एक वर्क पैकेज का एस्टिमेट बन पाए। टोटल एस्टिमेट ऑफ अ वर्क पैकेज बनता है जब हम रोल अप करते हैं या ऐड करते हैं एक्टिविटी के एस्टिमेट्स को। जब वर्क पैकेज का एस्टिमेट बन जाता है तो बहुत सारे वर्क पैकेजेस के एस्टिमेट को रोल अप करते हैं, ताकि हमारा कंट्रोल अकाउंट का एस्टिमेट बन जाए। और जब कंट्रोल एस्टिमेट कंट्रोल अकाउंट्स, जिनमें बहुत सारे वर्क पैकेज होते हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं, जब कंट्रोल अकाउंट्स, बहुत सारे कंट्रोल अकाउंट्स को रोल अप करते हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट के एस्टिमेट बनते हैं। और प्रोजेक्ट के एस्टिमेट और कंटेंजेंसी रिजर्व्स, जो भी प्रोजेक्ट के एस्टिमेट हैं और जो भी कंटेंजेंसी रिजर्व्स हैं, उन दोनों को मिला के हमारी कॉस्ट बेसलाइन बनती है। कॉस्ट बेसलाइन और कॉस्ट बेसलाइन और मैनेजमेंट रिजर्व्स को मिला के हमारा कॉस्ट बजट बनता है, जो फाइनल बजट होता है, फाइनल बजट होता है। सो पहले एक्टिविटी, एक्टिविटी का बजट और एक्टिविटी की कॉस्ट ऐड की तो वर्क पैकेज एस्टिमेट बन गया। वर्क पैकेज एस्टिमेट्स को ऐड किया तो कंट्रोल अकाउंट का एस्टिमेट बन गया। कंट्रोल अकाउंट और प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स, कंट्रोल अकाउंट और प्रोजेक्ट एस्टिमेट जो हैं वो मिला के हमारा जो है कंटेंजेंसी रिजर्व्स बन गया। और कंटेंजेंसी रिजर्व्स ऐड करके जो है हमारा कॉस्ट बेसलाइन बन गया। कॉस्ट बेसलाइन और इन सबको ऐड करके जो है हमारा मैनेजमेंट रिजर्व्स बन गया। मैनेजमेंट रिजर्व्स को बाकी सबसे ऐड करके जो है हमारा कॉस्ट बजट बन गया, टोटल बजट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे जो हमारे प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स हैं, जो टोटल प्रोजेक्ट एस्टिमेट है, वो कंटेंजेंसी रिजर्व्स के साथ मिल जाता है। और कंटेंजेंसी रिजर्व्स के साथ मिल के जो है हमारा कॉस्ट बेसलाइन बनाता है। और कॉस्ट बेसलाइन और मैनेजमेंट रिजर्व्स मिलके कॉस्ट बजट बनाता है। द कंट्रोल अकाउंट एस्टिमेट्स विल बी रोल्ड अप to become project estimates, or contingency reserves will be added to the project estimate to come up with the cost baseline। मतलब contingency reserves जो हैं उनको ऐड करेंगे प्रोजेक्ट एस्टिमेट से तो हमारी कॉस्ट बेसलाइन बनेगी। और फिर जो फाइनल एस्टिमेट आएगा उसको ऐड करेंगे मैनेजमेंट रिजर्व्स में, तो फाइनल कॉस्ट बजट आ जाएगा हमारा प्रोजेक्ट का। तो दोस्तों ये सब हमने क्या किया, ये हमने कॉस्ट एग्रीगेशन किया, कॉस्ट को ऐड किया। जो भी हमारी कॉस्ट थी, इंडिविजुअल कॉस्ट, एक्टिविटी की कॉस्ट, वर्क पैकेज की कॉस्ट, कंट्रोल अकाउंट की कॉस्ट, उन सबको ऐड किया ताकि हमारा ओवरऑल बजट हमें मिल जाए। सो कॉस्ट एग्रीगेशन करके हमें क्या मिलता है, ओवरऑल कॉस्ट बजट। सो दोस्तों, कॉस्ट बेसलाइन और ओवरऑल कॉस्ट बजट या ओवरऑल बजट में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि कॉस्ट बेसलाइन जो है अप्रूव्ड वर्जन होता है हमारा कॉस्ट एस्टिमेट का, और ये जो है ये मतलब इसमें जो है सारे फंड्स अप्रूव्ड होते हैं और ऑथराइज होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर इनको यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि जो रिजर्व्स हैं, वो रिजर्व्स जो हैं वो अलग नहीं होते हैं, वो ओवरऑल बजट का पार्ट होते हैं। रिजर्व्स मतलब जो हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट एस्टिमेट्स लगा रखे हैं, वो रिजर्व्स जो होते हैं ओवरऑल बजट के होते हैं, नॉट अ सेपरेट फ्रॉम दैट।
और उसके अलावा जो कंटेंजेंसी रिजर्व्स होते हैं, जैसा कि पहले डिस्कस किया, नॉन जो रिस्क पता है जो रिस्क आने हैं उनके लिए होते हैं, और जो मैनेजमेंट रिजर्व्स होते हैं वो अननोन रिस्क के लिए होते हैं, जो पता नहीं हमें कि आएंगे या नहीं आएंगे। और कंटेंजेंसी रिजर्व्स और जो है सिर्फ हम प्रोजेक्ट एस्टिमेट में ऐड करते हैं ताकि हमें मिल जाए कॉस्ट बेस लाइन। सो दोस्तों, जो रिस्क हमने एड्रेस नहीं करे रिस्क रिस्पॉन्स प्लान में, रिस्क मैनेजमेंट प्लान में, वो उन रिस्क को एड्रेस करने के लिए जो है कंटेंजेंसी रिजर्व्स यूज होते हैं। कॉस्ट बेस लाइन में प्रोजेक्ट एस्टिमेट भी आ गया और कंटेंजेंसी रिजर्व्स भी आ गया रिस्क हैंडल करने के लिए। कॉस्ट बेसलाइन जो है उसमें वो पैसा होता है जिसको, उस पैसे की बात होती है, उस कॉस्ट की बात होती है जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर रेडी तरीके से हैंडल कर सकता है। कंटेंजेंसी रिजर्व्स वो पार्ट होता है, कॉस्ट बेसलाइन का वो पार्ट होता है कंटेंजेंसी रिजर्व, उसको भी प्रोजेक्ट मैनेजर रेडीली यूज कर सकता है रिस्क एड्रेस करने के लिए। सो बजट डिटरमाइन करने के बाद जो है, अब हमारा जो अगला काम है, अगला प्रोसेस है, वो है कॉस्ट को कंट्रोल करना। सो आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। आई होप बहुत अच्छा जा रहा है ये सेशन। सो दोस्तों, कंट्रोल कॉस्ट कैसे करते हैं? कॉस्ट कंट्रोल जो है उसमें हम मॉनिटरिंग करते हैं और मेज़र करते हैं कॉस्ट को। इस प्रोसेस के दौरान हम इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो डिफाइंड फंड्स से ज़्यादा ना हो पाए, उनसे एक्सीड ना हो पाए जितने फंड्स हमने एलोकेट करे हैं। और हमें जो है वर्क परफॉर्मेंस भी मेज़र करनी है अगेंस्ट द मनी स्पेंड। मींस जो भी पैसा हमने एक्टिविटी पे खर्च करा है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क परफॉर्मेंस मिल रही है, ये भी हमें इंश्योर करते रहना पड़ता है कंट्रोल कॉस्ट प्रोसेस में। कंट्रोल कॉस्ट प्रोसेस ऑल्सो इंक्लूड्स अपडेटिंग द कॉस्ट्स ऑन द प्रोजेक्ट। सो हमें वेरिएंसेस भी देखने पड़ते हैं और चेंजेस भी मैनेज करने पड़ते हैं बेस लाइन में। सो एंड इफ अगर कोई वेरिएंस आता है तो हमें जो है उसको मैनेज करना पड़ता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। वो कैसे करते हैं उसके लिए एक टर्म है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। सो अर्नड वैल्यू कैसे होगी, वैल्यू हम अर्न कैसे करेंगे? वैल्यू अर्न होगी जब हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से परफॉर्म करेगा अगेंस्ट स्कोप बेसलाइन, अगेंस्ट शेड्यूल बेसलाइन और अगेंस्ट कॉस्ट बेसलाइन। सो अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट ईवीएम, ईवीएम जो है, ये अर्नड वैल्यू जो है, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, ये कब हेल्प करती है हमें? ये हेल्प करती है जब हमारे परफॉर्मेंस रिव्यूज़ होते हैं प्रोजेक्ट के दौरान और हम एनालाइज करते हैं प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस, ताकि हम कस्टमर को, मैनेजमेंट को अपने प्रोजेक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है ये बता सकें। सो जो हमारी बेसलाइन होती है, कॉस्ट हो गया, स्कोप बेसलाइन होगी, स्केड्यूल बेसलाइन होगी, हम मेज़र करते हैं डेविएशंस। और डेविएशंस के अलावा जो है ईवीएम हेल्प करता है हमें मैनेज करने के लिए फॉर फ्यूचर की जो परफॉर्मेंस होगी, आगे जाके किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो परफॉर्मेंस होगी प्रोजेक्ट की, या फिर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये फॉरकास्टिंग के लिए भी यूज़ होता है ये ईवीएम। सो ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये कॉस्ट को, प्रोजेक्ट के जो खर्चा है, कॉस्ट है उसको, प्लस प्रोजेक्ट का जो टाइम है उसको, प्लस स्कोप ऑफ वर्क है, सबको अकाउंट करता है। और ये तीनों जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो तीनों बेस लाइन मिला के बनाते हैं हमारा परफॉर्मेंस बेस लाइन। सो फ्रेंड्स, अब कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एग्जांपल्स। तो अगर कोई आपसे सवाल करे कि प्रोजेक्ट, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में जो है प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, खर्चा कितना है इस पर्टिकुलर
पॉइंट ऑफ टाइम में एज पर एस्टिमेट्स, तो आप क्या जवाब दोगे? इसका आंसर है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट। और अगर आपसे कोई पूछे कि अभी तक जो है इस पर्टिकुलर टाइम तक जो है काम कर रहे हैं, हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम तक प्रोजेक्ट के इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक जो वर्क किया गया उसकी कितनी वैल्यू है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा अर्नड वैल्यू। सो पहला हो गया एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट मतलब कितना खर्चा हुआ एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, एसी भी बोलते हैं उसको। और अर्नड वैल्यू, कितनी वैल्यू मिली है काम की इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक, उसको बोलते हैं ईवी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएंस मतलब डिफरेंस, कॉस्ट का डिफरेंस मतलब अभी तक जो है, जो हमने प्लान किया था, जो हमने वर्क की जो कॉस्ट प्लान की थी, ठीक है, जो हमने वर्क की कॉस्ट प्लान की थी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, उस वर्क की कॉस्ट कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस। मतलब जो हमने प्लान की थी उसके हिसाब से अभी कितनी है, कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम है आपके उसमें बजट स्केड्यूल जो होता है आपका, उसमें जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जाके पहुंचते हैं, काम करते 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 जो टीम एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचती है, तो हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि कॉस्ट वेरिएंस बताओ। मींस हमें बताओ कि एक्चुअल कॉस्ट जो थी, एक्चुअल खर्चा जो हुआ था, अगर उसको कंपेयर करें वैल्यू ऑफ वर्क से, मतलब काम की वैल्यू से, तो हमें कंपैरिजन क्या मिलता है? हमें जो वेरिएंस मिलता है वो नेगेटिव मिलता है या पॉजिटिव मिलता है? नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव तब आएगा जब प्रोजेक्ट ओवर बजट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ज़्यादा होगी, जितना पैसा लगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और जितनी वैल्यू मिली वो कम होगी। अगर आपको वैल्यू कम मिल रही है तो ओवर बजट हो गया ना। कॉस्ट कॉस्ट की वैल्यू अगर कम मिल रही है तो आपका ओवर बजट हो गया। ठीक है, फ़ायदा कम हो रहा है आपको, फ़ायदा माइनस में हो रहा है आपका फ़ायदा, तो आप ओवर बजट हो गए। अगर आपका कॉस्ट जो है वो पॉजिटिव में जा रहा है तो आप जो है अंडर बजट हो गया, आप अंडर बजट हो, जितना आपने बजट सोचा था उससे कम बजट आपका यूज़ हो रहा है, सो आप अंडर बजट हो गए। सो कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू ईवी माइनस एसी। सो बेसिकली जितना भी काम पूरा हुआ है उसके हिसाब से हमारी कॉस्ट कितनी ज़्यादा घटी है, वो तो हमारा हो गया कि प्रोजेक्ट अंडर बजट है। और किए गए कार्य के हिसाब से हमारी कॉस्ट कितनी बड़ी है, वो हो गया हमारा ओवर बजट। सो दोस्तों इसके बाद हमारे आता है दोस्तों इसके बाद हमारा आता है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, सीपीआई। सो अगर कोई आपसे सवाल करता है कि आपका प्रोजेक्ट अंडर बजट है या ओवर बजट है, तो आप जो अर्नड वैल्यू है, काम की जो अर्नड वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो एक्चुअल कॉस्ट से। तो अगर 1 से ज़्यादा आता है तो मतलब आपका प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा चल रहा है और अंडर बजट चल रहा है। और अगर सीपीआई की वैल्यू जो है 1 से कम आती है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो अंडर बजट चल रहा है। सो सवाल ये पूछा जा सकता है कि हमें बताइए कि हाउ मच इज द वर्क बीइंग कंप्लीटेड कॉस्टिंग कंपेयर्ड टू व्हाट वाज प्लान, कि जो भी आपने प्लान किया था उस हिसाब से आपका काम की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हुई है या कम हुई है कंपैरिजन करके। तो ये सवाल हो सकता है और इससे पता लग जाता है हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो है अंडर बजट है या ओवर बजट है। और दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि जो भी
खर्चा आपने पर्टिकुलर कार्य के लिए प्लान किया था इस पॉइंट ऑफ टाइम में, जो भी खर्चा आपने पर्टिकुलर कार्य के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में प्लान किया था पहले, क्या उसी हिसाब से अभी आपका खर्चा, आपके काम की वैल्यू उतनी, मतलब उतनी हुई है कि नहीं हुई है? मतलब प्लान्ड वर्क वैल्यूज जो थी, प्लान्ड वर्क वैल्यू थी, या वर्क की जो प्लान्ड वैल्यू थी, उसके हिसाब से अभी आपके वर्क की वैल्यू बढ़ी है या घटी है? सो पीवी जो होता है उसको बोलते हैं प्लान्ड वैल्यू। और इसका क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू बी एट दिस टाइम? इस पर्टिकुलर टाइम में हमारे प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द प्लान? ये क्वेश्चन है। और जो प्लान्ड वैल्यू होती है बजट की, वो उसको आप बोल सकते हैं कि एक ऑथराइज बजट होता है किसी स्केड्यूल्ड कार्य का, पहले से स्केड्यूल्ड किए गए काम का, वर्क का एक ऑथराइज बजट जो है उसको प्लान्ड वैल्यू बोलते हैं। तो प्लान्ड था कुछ, एक काम की वैल्यू पहले से ये प्लान थी, लेकिन अभी उस काम की वैल्यू जो है घट गई है, तो आपका प्रोजेक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है।